चैप्टर 31 ऋषु। नस के बोलते ही किया के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई थी। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। विधु भी हैरान था। दोनों बस चुप होकर खड़े थे। कुछ ही देर में देखते ही देखते आईसीयू में कोहराम मच गया। डॉक्टर अभिमन्यु भागते हुए आए। बाहर बैठे सभी उन्हें हड़बड़ाता देख उठ खड़े हुए। यार पक्का कुछ गड़बड़ हुई है, शौर्य डरता हुआ बोला। मत बोल, बर्दाश्त से बाहर है ये, अभिषेक बोला। सभी खौफ में थे। क्या हुआ? डॉक्टर अभिमन्यु अंदर आकर बोले। उन्होंने देखा आईसीयू का स्टाफ ऋषभ को सीपीआर दे रहा था। जल्दी इंजेक्शन अट्रोपाइन 2 मिलीलीटर स्टैट दो और सीपीआर चालू रखो, अभिमन्यु ने कहा। तभी डॉक्टर पार्थ ने इंट्राकार्डियक अट्रोपाइन दे दिया। उन्होंने इंज लोड करके सीधा छाती पर सुई से उतार दिया। जल्दी ईसीजी निकालो एंड कोई एको मशीन लेकर आओ, डॉक्टर पार्थ बोले। इक्यू में हलचल मच चुकी थी। ये देख किया कि आंखों से आंसू निकलने लगे थे। भाभी क्या हुआ है भाई को? नताशा भागती हुई आई और बोली। किया कुछ नहीं बोली पर उसके आंसू ने बहुत कुछ बोल दिया था। उसे देखकर अब नताशा भी फूट फूट कर रोने लगी थी। अब बाकी सब भी आईसीयू के नजदीक पहुंच गए। नताशा और किया को रोता देख अब सभी की हवाएं उड़ने लगी थी। कहा है डॉक्टर, अरे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? मेरा पोता ठीक तो है ना? अधिराज जी ने अपना आपा खो दिया था। हरे कृष्णा जी ने उन्हें संभालते हुए कहा। अधिराज थका, शांति रख, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, अभी सब डॉक्टर है अंदर, अभी हमें पक्के तौर पर कुछ नहीं पता, तू डर मत, हरे कृष्णा बोले। तभी शौर्य पर किसी का फोन आया। हेलो, क्या हुआ है, जल्दी बोला, शौर्य ने पूछा। न्यूज चैनल देख, वो स्टार न्यूज लगा, जल्दी। शौर्य ने तुरंत ही बात समझकर वहां पर जो टीवी था उसे चला दिया। आवाज आने लगी। अभी अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि मशहूर बिजनेसमैन ऋषभ सिंघानिया पर जानलेवा हमला किया गया है और उन्हीं की हॉस्पिटल पल्स में उनका इलाज चल रहा था, मगर अब न्यूज ये आई है कि ऑपरेशन के बाद जब उनको आईसीयू में ट्रांसफर किया गया तब अचानक ही उनका हार्ट रुक गया। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके हाँ या ना में रिप्लाई कीजिए। क्या मिस्टर ऋषभ सिंघानिया बच पाएंगे या नहीं? न्यूज एंकर की बात सुनकर अभिषेक ने शौर्य के हाथ से रिमोट छीनकर सीधा टीवी पर दे मारा। सभी चौंक गए और अभिषेक को देखने। साली, अभिषेक गुस्से से बोला। इस हरामजादी को आखिर न्यूज कहाँ से मिली? अभिजीत चिल्लाता हुआ बोला। इसका हमेशा से यही है, साली जब भी मुंह खोलती यही बोलती है, मैं इस पर कल केस ही थोपने वाली हूँ, गरिमा गुस्से से बोली। सभी आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां पर कार्डियोलॉजिस्ट पहुंच गए। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, डॉक्टर बोले। सभी तुरंत ही साइड में हट गए। डॉक्टर साहब, मेरा पोता, अधिराज जी बोलते उससे पहले ही बिना कुछ कहे या सुने डॉक्टर सीधा अंदर चले गए। दादू धीरज रखिए, सब ठीक होगा। ये डॉक्टर अंकित ग्रोवर है, काफी ज्यादा अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है, अभिषेक ने समझाते हुए कहा। टीना, पता लगा प्लीज ये न्यूज आखिर लीक कहाँ से हुई? अभिजीत ने कहा। हाँ मैं देखती हूँ। टीना वहां से दूर गई और फोन पर किसी को कॉल करने लगी। तब तक ऑफिस का स्टाफ भी वहां पर आ चुका था। इतने सब लोगों की मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा था, तो बाकी सब मिलकर सभी को शांति से बिठा रहे थे। अंदर आईसीयू में। अच्छा हुआ आप आ गए, प्लीज जल्दी से देखिए, पार्थ ने डॉक्टर अंकित को देखते हुए कहा। ड्रग चार्ट दिखाओ और जरा ध्यान से, रिब्स टूटने की आवाज सुनाई दी, यहाँ तक अगर एक भी रिब्स टूटकर हार्ट को डैमेज कर देगी तो लेने के देने पर जाएंगे, डॉक्टर अंकित सीपीआर दे रहे स्टाफ को सावधान करते हुए बोले। स्टर्नम का भी ध्यान रखना, उसी की वजह से अभी तक अच्छे से हार्ट प्रोटेक्ट है, अगर बीच का की ही हड्डी टूट गई तो मुसीबत बढ़ जाएगी, डॉक्टर अंकित ने कहा। जी सर, स्टाफ ने कहा। पल्स मिली या नहीं? फिर से कार्डियक मॉनिटर में देखते हुए अंकित ने पूछा। 1 मिनट स्टॉप करो, डॉक्टर अभिमन्यु बोले। स्टाफ ने सीपीआर रोक दिया। सभी की नजर कार्डियक मॉनिटर पर थी। शीट नहीं मिल रही, पार्थ बोला। कंटिन्यू, डॉक्टर अंकित बोला। फिर आगे कहा। इंजेक्शन सोडियम बाई कार्बोनेट 50 मिलीलीटर जल्दी से, और कोई डेफिब मशीन लाओ। तुरंत ही डेफिब्रिलेटर मशीन लाया गया। इस मशीन से ऋषभ को शॉक देने वाले थे जिससे हार्ट वापस से चालू हो जाए।
सीपीआर करते रहो, रुकना मत। ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेशेंट कोमा में जा सकता है और शायद से ब्रेन डेड भी हो सकता है। डॉक्टर अंकित के बोलते ही किया शॉक्ड हो गई। किया जबरदस्ती वही अंदर घुस आई थी और सारी बातें सुन ली थी। किया शॉक्ड होकर चुप खड़ी थी। सभी का ध्यान ऋषभ के ऊपर था, इसीलिए किया की मौजूदगी किसी की आंखों में नहीं आई थी। जल्दी करो, डॉक्टर अंकित बोले। ये लीजिए सर। सिस्टर ने डिफिब्रिलेटर मशीन आगे किया। जेली प्लीज। सिस्टर ने डिफेब के पेड़ पर जेली लगाई ताकि शॉक देते वक्त ऋषभ की स्किन जल ना जाए। क्लियर, डॉक्टर बोले। क्लियर, सिस्टर ने कहा। और डॉक्टर ने पेड़ पर लगा बटन प्रेस किया। दोनों पेड़ ऋषभ की छाती पर रखे थे। दे से ही शॉक लगा, ऋषभ 1 इंच ऊपर हुआ। उसकी छाती को मानो जोर का झटका लगा। दो रीडिंग नहीं मिल रही, पार्थ बेचैन हुआ बोला। फिर से, डॉक्टर अंकित बोले। फिर से शॉक लगाया, फिर कैरोटिड पल्स चेक की। ना के इशारे में डॉक्टर अंकित ने सर हिलाया। प्लीज नोट डेट टाइम, वो बोल ही रहे थे कि किया पास आकर कान फाड़ दे, उतनी जोर से चीखी। ऋषु, उसकी चीख बाहर तक वेटिंग एरिया में सबको सुनाई दी। किया की आंखें बंद थी, उससे ये अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पूरा आईसीयू स्टाफ एक वक्त के लिए हिल गया, पर फिर खुद को संभाले सब किया की तरफ देखने लगे। डॉक्टर अंकित ने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। वो बोले, देखिए। वो बोलते उससे पहले ही किया की धीमी आवाज सुनाई दी। प्लीज ऋषु उठ जाए, प्लीज मैं नहीं जी सकती आपके बिना, प्लीज। किया पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी मॉनिटर पर हार्ट बीट के सिग्नल आने शुरू हो गए। पूरा कार्डियक मॉनिटर हार्ट बीट की वजह से बीप की आवाज किए जा रहा था। फिर स्क्रीन पर पल्स दिखने लगी, फिर स्पोर्टू। सभी उस मॉनिटर को ही देखे जा रहे थे। जल्दी से सोडा बिकार दो इसे, डॉक्टर अंकित बोले। स्टाफ तुरंत ही हरकत में आ गए। जल्दी एको मशीन इधर लाओ, मुझे इको कार्डियोग्राम निकाल कर देखना है, अगर ब्लॉकेज हुआ तो एंटीकोगुलेंट चालू करनी पड़ेगी और एलवीईएफ देखना होगा, एक और स्ट्रोक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा हार्ट। डॉक्टर अंकित बोले। प्लीज मैडम आप बाहर जाए, स्टाफ ने किया को देखते हुए कहा। अरे नहीं, रहने दो, इनकी वजह से इनके हस्बैंड रिस्पॉन्स कर रहे, रहने दो उन्हें, डॉक्टर अंकित बोले। जल्दी से आर्टेरियल ब्लड गैस को देखो, कोटू का लेवल चेक करना है मुझे, डॉक्टर अभिमन्यु बोले। जल्दी से एबीजी मशीन लेकर आओ, पार्थ ने सिस्टर से कहा। हाँ सर लाई, बोलकर सिस्टर मशीन लेने चली गई। किया पूरे वक्त वही थी। बाहर सभी आईसीयू के बाहर आ चुके थे। यार बस आज की रात निकाल ले, फिर सब ठीक हो जाएगा, अभिषेक बोला। हाँ साला, जिसने भी ये किया है साले को जान से मार दूंगा, शौर्य हाथ मारते हुए बोला। अरे बेटा जी आप प्लीज बता करो ना, डॉक्टर से पूछो मेरा बेटा ठीक तो है ना, पृथ्वी ने रिसेप्शन पर बैठी नर्स से कहा। जी वो अभी एक्यू में है, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, हम ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं कर सकते, नर्स ने कहा। अंकल रिलैक्स, हम डॉक्टर को अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, प्लीज थोड़ी शांति रखिए, सब ठीक होगा, अभिषेक समझाते हुए बोला। सभी मीडिया वालों का हॉस्पिटल के बाहर जमावड़ा हो गया था। टीना भागती हुई क्यू की तरफ आई। क्या हुआ? टीना को देखकर अभिजीत ने पूछा। वो सभी मीडिया वाले नीचे आ चुके हैं, टीना ने कहा। ये लोग अब हद पार कर रहे हैं, गरिमा बोली। हम कमिश्नर से बात करता हूँ, पूछता हूँ इन सब से छुटकारा मिलेगा कि नहीं, अभिषेक बोला। तभी डॉक्टर अंकित बाहर आए। देखिए झूठ नहीं बोलूंगा, मिस्टर ऋषभ का हार्ट बंद हो गया था। क्या? अधिराज जी चिल्लाए। रुकिए मेरी बात सुनिए, आपका पोता अभी ठीक है, अंकित जी बोले। फिर आगे कहा, उनकी वाइफ की वजह से पॉसिबल हुआ है, बस एक बार ही मैंने ऐसा होता हुआ देखा था, अंकित ने कहा। हाँ सुलेलाल, अधिराज जी बोले। अब कोई खतरे की बात नहीं है ना डॉक्टर साहब, अधिराज जी ने पूछा। तभी नर्स बाहर आई। सर ये मेडिसिन चार्ट पर आपके साइन चाहिए। हाँ लाओ, डॉक्टर अंकित ने चार्ट हाथ में लिया। देखो इंजेक्शन लेवोसिमेंडान 5 मिलीलीटर को 5% डेक्सट्रॉस में डालकर कर इन्फ्यूजन के थ्रू दे देना, 2.5 पर आवर, ठीक है, मैंने लिख दिया है। हार्ट के मसल वीक है, इससे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, डॉक्टर अंकित बोले। फिर डॉक्टर अंकित ने सभी को देखकर कहा, बस एक बार ही बोलना चाहता हूँ, आज रात शांत रहिए, अगर 24 घंटे निकल गए फिर कोई बात नहीं होगी, डॉक्टर अंकित बोले।
रात काफी हो गई थी। किया डिस्पोजेबल गाउन पहनकर बैठी थी। वह पूरा ध्यान रखा गया था कि इन्फेक्शन ना फैले क्योंकि रिस्क ज्यादा था। किया ऋषभ को ही देखे जा रही थी। वही स्टाफ चाय पीने आगे के रूम में गया था। उन्होंने किया को बोला था अगर कुछ भी हो या मॉनिटर से आवाज आए तो तुरंत ही उन्हें बुला ले। किया ऋषभ के पास आई। उसने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे। प्लीज ऋषु, बस बहुत सता लिया, अब ठीक हो जाए। फिर जो भी पनिशमेंट दोगे सब मंजूर होगी मुझे, पर प्लीज ठीक हो जाए। बर्दाश्त नहीं कर पा रही। किया मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। सुबह के 4 बज रहे थे। किया वही बैठी हुई थी। उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। पूरी रात ऐसे ही चली गई थी। तो दूसरी शाम तक ऋषभ को इक्मो मशीन से हटा दिया गया था। अब 4 दिन हो चुके थे। किया हर वक्त ऋषभ के पास ही रहती थी। किया सर टिकाए सो रही थी कि अचानक ही ऋषभ की आंखें खुल गई। खुद को यूं इस हालत में देख ऋषभ से रहा नहीं गया। वो झटपटाने लगा। उसकी आंखों से पानी निकलने लगा था। ऋषभ बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह में लंबी सी ट्यूब डाली गई थी जिससे वो सांसें ले रहा था। ऋषभ की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो हाथ पैर मरने लगा। अचानक ही आवाज आते ही किया की नींद टूट गई। उसने देखा ऋषभ बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने सेफ्टी के लिए उसके हाथ बांध दिए थे जिस वजह से ऋषभ और गुस्से में था। ओह! ऋषभ मुंह से आवाज निकाले जा रहा था और साथ में हाथ छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था। ऋषु! किया उठकर ऋषभ के पास आई। ओहे! ऋषभ को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। ये बात किया ने उसकी आंखों से निकलते उन आंसुओं से जानी थी। शांत हो जाए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, प्लीज चुप हो जाए। किया ऋषभ के माथे पर हाथ फेरती हुई बोली। ऋषभ किया को देखकर गहरी सांस लिए जा रहा था। प्लीज शांत हो जाए। ऋषु बहुत डर गई थी। आपको पता है, किया की आंखों से निकलते आंसू ऋषभ के गाल पर पड़ रहे थे। ऋषभ देखते ही देखते चुप हो गया। किया ऋषभ के माथे पर प्यार से हाथ फेरती जा रही थी। ऋषभ को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। वो काफी थका हुआ था। दूसरी तरफ यूक्रेन से पोलैंड पहुंची हरिकृष्णा की पोती ने किसी को एक बैग दिया, फिर वहां से पासपोर्ट लेकर सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गई। शाम के 7 बजे ऋषभ को डिलेक्स वार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। इन 4 दिनों में सिंघानिया के शेर काफी गिरे और मीडिया वालों भी तड़का लगाकर तरफ हजम की थी, मगर पूरी बाजी मेहताब रॉय ने पलट कर रख दी थी जब उसी की चैनल पर अधिराज जी ने और बाकी सभी ने हॉस्पिटल में बैठे हुए इंटरव्यू दिया था। अब माहौल थोड़ा शांत था। ऋषभ को फिलहाल ऑक्सीजन पर रखा गया था और उसका यूरिन कैथेटर अभी निकाला नहीं था। उसे बेड से उठने की सख्त मनाही थी। किया काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वो घर जाने के लिए नीचे पीछे के रास्ते से उतर रही थी ताकि मीडिया वालों से बच सके, पर तभी अचानक ही 3 लोगों ने मिलकर उसे क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश कर दिया और सीधा उठवाकर किसी वेयरहाउस में के आए। सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को भनक नहीं लगी। ये एपिसोड शॉर्ट रखा है क्योंकि कल पूरा एपिसोड आएगा, ताकि आपको अच्छे से पता चले, इसीलिए इस एपिसोड को शॉर्ट में ही खत्म करना पड़ा। सॉरी, आई होप ये एपिसोड इतना बोरिंग ना लगे, इसीलिए इसे फास्ट करके स्टोरी आगे बढ़ा ली। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर गाइस। चैप्टर 32 ऋषभ पर गोलियां चलने लगी। किया को धीरे धीरे होश आया। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे सब उजाला होने लगा। उसने नीचे नजर घुमाई। वो एक चेयर पर बैठी हुई थी, या यूं कहे बिठाई गई थी। उसने खुद को चेयर से बंधा हुआ पाया। उसने आसपास नजर घुमाई। वो कोई वेयरहाउस जैसी जगह थी। उसके बाजू में एक पुरानी टूटी फूटी ऑफिस थी। किया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर रस्सी इस कदर मजबूती से बांधी गई थी कि किया की ताकत कम पड़ गई थी। वो अपनी पूरी ताकत लगा चुकी थी पर कोई फायदा नहीं हुआ। हल्की सी सफेद रोशनी पूरे वेयरहाउस में छाई हुई थी। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। बात का फायदा उठाकर उसने ऑफिस में जाने की कोशिश की। किसी तरह चेयर को उठाकर वो ऑफिस में गई। ऑफिस का दरवाजा आधा खुला हुआ था और इसीलिए उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अंदर जाकर उसने आसपास देखा पर कुछ नहीं मिला जिससे वो रस्सी काट सके। अब क्या करूं? ऋषु, कहाँ हो आप? बहुत डर लग रहा है मुझे। किया की शक्ल रोने जैसी बन गई थी। वो काफी डर गई थी। किसने मुझे किडनैप किया होगा और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए?
ओह गॉड प्लीज हेल्प मी, किया प्रार्थना करने लगी कि उसकी नजर वहां पड़े पुराने जमाने के फोन पर गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उस टेलीफोन के पास गई और थोड़ी ऊपर उठी। उसने मुश्किल से फोन का रिसीवर उठाया और ऋषभ का नंबर डायल करने का सोचा। ओह नो, ऋषु का नंबर तो मुझे पता ही नहीं, अब क्या करूं, क्या परेशान हो गई। हाँ विधु वही होगा। उसने विधु को मुश्किल से फोन लगाया। रिंग बज रही थी। प्लीज विधु फोन उठा, किया बोली। तभी पीछे से अचानक ही राधिका ने आकर उसके बाल खींचे। बड़ा शौक है अपने पति को बुलाने का, राधिका ने कहा और फोन का रिसीवर छीनकर फोन को जमीन पर पटक दिया। आज छोड़ो मुझे, किया दर्द से चिल्लाई। तभी राधिका ने उसे अपनी तरफ घुमाकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चुप कर नहीं तो जान से जाएगी, चल यहाँ से, बोलकर राधिका किया को खींचकर ऑफिस से बाहर लेकर आई। किया की आंखों में पानी आ गया, उसके होठों से खून निकलने लगा था। बैठ चुपचाप यहाँ, लाकर किया को सबके बीच में बिठा दिया। सभी आ चुके थे। मैंने बोला था ना बॉस, इसे अकेला छोड़ा तो ये जरूर कुछ कांड करने की कोशिश करेगी, राधिका ने कालिया को देखकर कहा। क्या किया इसने, कालिया ने पूछा। बॉस, किसी को फोन कर रही थी, शायद अपने पति को कर रही थी, राधिका ने जवाब दिया। ये छोड़, मैंने जो बोला था वो किया तूने, कालिया ने पूछा। हाँ बॉस, इसके पति को अभी तक होश नहीं आया, राधिका ने जवाब दिया। हम तो अब इसके पति से ही पूरी रकम वसूल करेंगे, कालिया बोला। यानी पूरा 100 करोड़ ना, पांडु एक्साइटेड होते हुए बोला। देखो प्लीज मुझे जाने दो, मेरे पति की हालत ठीक नहीं है, किया डरती हुई बोली। अभी भी मुंह से निकला हुआ खून सूखा नहीं था। तू बहुत बोलती है, राधिका पास आई और किया का दुपट्टा खींच लिया। किया काफी ज्यादा डर गई थी। तू काफी ज्यादा मस्त है, बोलते हुए राधिका अजीब ढंग से किया की चाटी पर हाथ फेरने लगी। किया की आंखों से पानी निकलने लगा, उसने मुंह फेर दिया था। सभी लोग हंसने लगे। हाँ बॉस, काफी ज्यादा जवान और हरी भरी आइटम है, इसके साथ तो मजे करने को मिलाए तो मजा ही आ जाएगा, चंपक बोला। अरे नहीं नहीं, वरना 100 करोड़ में से सिर्फ आधा ही मिलेगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। आखिर ऋषभ सिंघानिया की वाइफ जो है। अब अमीर लोग तो अमीर लोग ही है, जिस दिन ऋषभ का दिल भर जाएगा उस दिन इसे चाय में मक्खी की तरह चूस कर बाहर फेंक देगा, उस दिन इसको मजे के लिए अपनी गैंग में शामिल कर लेंगे, रिजवान ने कहा। किया अपने लिए ऐसी बात सुनकर काफी ज्यादा हट हुई थी। सच था, एक औरत जब अपने लिए ये सब सुने तो वो खुद को बाजारों औरत जैसा ही समझने लगती है। और ये सब गलत था। तुम सब गलत हो, किया जोर से बोली। मेरे पति कोई आवारा या लफंगे की तरह नहीं है, मैं किया ऋषभ सिंघानिया हूँ। मेरे पति को अगर इसके बारे में पता चला तो देख लेना तुम, किया गुस्से से बोली। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू रुक गए। तभी वो हुआ जो उसने सोचा नहीं था। राधिका ने उसके ड्रेस को गले से पकड़कर बीच से फाड़ दिया। किया की चीख निकल गई। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। ये तुम क्या कर रही हो, किया पूरी तरह से अब डरी हुई थी। राधिका हाथ डालकर बेशर्मी से किया के स्तनों को अपने हाथ से मसलने लगी थी। किया को रोना आ रहा था। प्लीज स्टॉप ईट, किया ने रोते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा, तुम्हारा पति सुहागरात में तुम्हारे साथ ये सब नहीं करता क्या। राधिका ने इंसान होने की सारी हदें पार कर दी थी। बॉस काफी मस्त माल है, ऋषभ सिंघानिया ने काफी ज्यादा मजे किए होंगे इसके साथ, राधिका बोली। किया अब सच में खुद को किसी बाजारों औरत की तरह बिकाऊ समझने लगी थी। उसे खुद नहीं पता था कि क्या उसकी बस इतनी ही इज्जत थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में विधु ने किया का फोन बहुत ट्राई किया मगर फोन नहीं लग रहा था। वो सीधा नीचे आया और डिलेक्स रूम की तरफ गया। सामने टीना बाहर बैठी हुई थी। हेलो मैडम, विधु थोड़ा सहेजता से बोला। तुम कौन हो, टीना ने पूछा। वो मैं उस दिन यही था ना, शायद आपने पहचाना नहीं, मैं कियादी का भाई हूँ, विधु ने कहा। अरे हाँ सॉरी, बोलो बोलो क्या काम था, टीना ने पूछा। वो कियादी का फोन ट्राई कर रहा हूँ पर पिछले 2 घंटे से नहीं लग रहा, प्लीज आप मेरी बात करा दो ना जीजू से, मुझे बस जानना है कि वो ठीक से घर पहुंच गई कि नहीं, वो पिछले रास्ते से घर जाने के लिए ही निकली थी, विधु ने सब बताया। टीना को विधु की फिक्र करना सही लगा। 1 मिनट रुको,
टीना ने घर पर फोन लगाया। हेलो, सामने से आवाज आई। हेलो, मैं टीना बोल रही हूँ, किससे बात हो रही है मेरी? टीना ने पूछा। जी मैडम, मैं फ्रेनल बोल रहा हूँ, फ्रेनल ने कहा। वो सिंघानिया विला में बटलर था। क्या किया मैडम वहाँ आई है? टीना ने पूछा। नहीं तो, फ्रेनल बोला। तभी फोन में दूसरी आवाज आई। किसका फोन है फ्रेनल? अर्चना जी ने पूछा। टीना मैडम का फोन है, फ्रेनल बोला। ला मुझे दे, अर्चना ने कहा। फ्रेनल ने फोन अर्चना के हाथों में थमा दिया। हेलो मैडम, अर्चना बोली। अर्चना जी, क्या मैडम घर पर आई है कि नहीं? टीना ने पूछा। जी नहीं मैडम, मैंने उनका फोन भी ट्राई किया था, पर फोन लगा नहीं। सर को हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं तो मुझे पूछना था। प्लीज आप बता दीजिए सर को क्या खाना डॉक्टर ने अलाउ किया है तो मैं बनाकर भिजवा देती हूँ, अर्चना जी बोले। अच्छा ठीक है, टीना बोली। मैडम क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैडम अभी तक घर नहीं आई, उन्होंने निकलते वक्त मुझसे बात की थी, वो खुद सर के लिए डिनर बनाकर ले जाने वाली थी, अर्चना जी चिंता करते हुए बोली। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टीना ने बोलकर तुरंत फोन रख दिया। अगर बात ज्यादा होती तो टीना को डर था कि बात बाहर तक फैल सकती थी। अजीब बात है, बिना बात सुने ही फोन रख दिया, अर्चना जी फोन के रिसीवर को देखती हुई बोली। अर्चना मैडम, सर के लिए क्या खाना बनाना है? फ्रेनल ने पूछा। तू जाकर पहले सर के कमरे की सफाई कर दे, वो ज्यादा दिन हॉस्पिटल में नहीं टिकने वाले, सीधा घर पर ही धावा बोलेंगे, समझा? अर्चना जी ने कहा। जी, बोलकर फ्रेनेल ऊपर की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में क्या बोला? विधु हाथ की उंगलियां एक दूसरे के हाथ की उंगलियों पर मरोड़ता हुआ बोला। कुछ नहीं, वो घर पर ही है। मोबाइल फोन की बैटरी डेड हो गई है, इसीलिए फोन नहीं लग रहा, टीना बोली। ओह, मैं तो खामोखा डर गया था, विधु बोला। अच्छा, तुम्हारा फोन देना। मुझे क्या मैडम का नंबर चाहिए? मेरे पास सेव नहीं उनका नंबर, टीना बोली। हाँ एक मिनट, विधि ने फोन निकाला। लाओ, मुझे 2 में देखकर लिख देती हूँ, टीना ने फोन मांगा। विधु ने फोन टीना के हाथ में दिया। टीना ने कॉल हिस्ट्री निकाली। ये किसका नंबर है? टीना ने पूछा। एक मिस्ड कॉल वाले नंबर पर टीना की नजर गई। नंबर पूरा रेड कलर वाला था, इसीलिए खोलते ही उसी पर नजर गई। पता नहीं, मैंने जब ट्राई किया तो लगा नहीं, विधु बोला। कोई बात नहीं, टीना बोली। और वो नंबर अपने फोन में कॉपी कर लिया। ठीक है, ये लो तुम्हारा फोन, तुम जाकर रुद्र के पास रहो, उसे तुम्हारी जरूरत है, टीना ने कहा। हाँ ठीक है, थैंक यू, बोलकर विधु वहां से चला गया। टीना की फोन मांगने वाली बात विधु के दिमाग में शक पैदा कर रही थी कि टीना के पास किया का नंबर नहीं था, पर किया ठीक है ये जानकर विधु ने इस बात पे कुछ ना कहने का मन बनाकर रख दिया। टीना कमरे में आई। ऋषभ बिस्तर पर सो रहा था। वो बेड फुल्ली ऑटोमेटिक था जो रिमोट से कंट्रोल होता था। पूरा रूम एयर टाइट था, जहां इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत कम था। टीना ऋषभ के नजदीक गई। टीना को देखकर ऋषभ ने रिमोट पर हाथ रखा और सर की तरफ से बेड को ऊपर किया। बेड 45 डिग्री ऊपर हुआ। बोलो क्या हुआ है? ऋषभ ने पूछा। ठीक उसी वक्त मिश्रा जी अंदर आए। टीना बोलते बोलते चुप हो गई। गलत वक्त पर आया क्या? उदय ने पूछा। नहीं, आ जाओ, दरवाजा ठीक से लॉक कर दो, ऋषभ ने कहा। मिश्रा ने वही किया। बोलो क्या बात है? ऋषभ ने पूछा। मिश्रा नजदीक आकर खड़ा हुआ। टीना ने एक नजर मिश्रा पर डाली, फिर एक लंबी सांस ली और ऋषभ को देखकर बोलना शुरू किया। क्या मैडम घर नहीं पहुंची? विधु ने बताया तो मैंने घर पर कॉल किया था। 2 घंटे से ज्यादा हो गया है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, उनका फोन भी स्विच ऑफ है, टीना ने फिर सब कुछ सच सच बता दिया। ऋषभ शांत था। कुछ देर तक रूम में यूं ही खामोशी रही, सभी चुप थे। किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, ऋषभ ने दोनों को वार्न किया। दोनों सहमति में सर हिलाया। एक काम करो, सिक्योरिटी का एक्सेस लेकर तुरंत ही किया, यहाँ से जब निकली उस वक्त की फुटेज निकालो जल्दी, ऋषभ बोला। ऋषभ के बोलते ही दोनों काम पर लग गए। 20 मिनट में ही दोनों वापस हाजिर हो गए। टीना ने अपना लैपटॉप ओपन किया और फुटेज निकाल कर ऋषभ के सामने टेबल नजदीक खींचकर लैपटॉप उस पर रखते हुए दिखाना शुरू किया। कुछ देर तक फुटेज देखने के बाद इमरजेंसी एग्जिट की फुटेज निकाली। ये देखिए सर, मिश्रा बोला। तीनों ने देखा कि 3 लोगों ने किया को अगवा करके गाड़ी में बिठाया और वहां से हवा हो गए।
पुलिस को बोले, टीना ने पूछ। अगर बोला तो न्यूज लीक होगी और फिर जो मौका है वो भी गवा देंगे, ऋषभ ने कहा। क्या मतलब सर? मिश्रा ने पूछा। अच्छा वो नंबर की डिटेल्स निकालो तो जरा, मैं भी तो देखूं कहाँ का है, ऋषभ ने कहा। लैंडलाइन नंबर है, बीएसएनएल में बात करनी होगी, टीना बोली। तो करो जल्दी, ऋषभ गुस्से से बोला। जी सर, टीना बाहर चली गई। मिश्रा जल्दी से धीरज से मेरी बात करवा, ऋषभ ने कहा। 1 मिनट सर, मिश्रा ने धीरज को फोन किया। बोल मिश्रा, धीरज ने पूछा। सर को बात करनी है, 1 सेकंड, बोलकर मिश्रा ने ऋषभ के हाथ में फोन थमा दिया। धीरज, ऋषभ की आवाज धीरज को सुनाई दी। यस सर, धीरज बोला। वो सूट जो हमने डिजाइन किया था, जिसका फर्स्ट प्रोटोटाइप रेडी है, उसे चुपके से रिसर्च लैब से लेकर आ। एक्सेस तो तेरे पास है ही, तो याद रहे किसी को भी पता ना चले। और हाँ, पीछे इमरजेंसी के रास्ते से सीढ़ियों से आना, फ्लो पूरा खाली है तो दिक्कत नहीं होगी, और जल्दी आ वरना कल से नौकरी पर आने की जरूरत नहीं। ऋषभ ने फोन रख दिया। धीरज को तो गुशबम आने लगे थे। वो घर से सीधा ऑफिस की रिसर्च सेंटर भागा। करीब पौने घंटे बाद वो रिसर्च सेंटर से सूट लेकर छुपते छुपाते ऋषभ जिस रूम में दाखिल था वहां जा पहुंचा। बाहर सभी बातें कर रहे थे। यार तू कुछ कर, वो यहाँ आकर हंगामा करेगी, हरिकृष्णा बोला। ओए तू मेरे गले पर घंटी मत बांध, तुझे बोला था कि ऋषभ की शादी हो गई है, ये उसे बता दे, पर तूने अभी तक उसे नहीं बताया, और अब जब वो यहाँ आ रही तो मुझे बीच में लाकर खुद भाग रहा है। तू घटिया ही रहेगा, अधिराज जी बोले। तू घटिया? मुझे मत बोल, तेरे इतने राज दबा कर बैठा हूं कि अगर पता चला ना सुनामी आ जाएगी, हरिकृष्णा जी बोले। श चुप कर यार, मरवाएगा क्या? अधिराज जी आसपास देखते हुए बोले। अच्छा अब खुद पर आई तो गिड़गिड़ाने लगा, हरिकृष्णा जी बोले। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगा उस शैतान की नानी से, बस, अधिराज जी बोले। अधिराज जी की बात सुनकर हरिकृष्णा जी शांत होकर सामने न्यूज देखने लगे। शौर्य तुझे क्या लगता है कुछ पता चला? अभिषेक ने पूछा। हाँ यार, कमिश्नर से बात कर ना, तेरे पापा के अच्छे दोस्त हैं ना, अभिजीत ने गरिमा से कहा। हाँ मैंने बात की थी, कमिश्नर अंकल ने कहा है कि वो अभी इस मामले को पर्सनली हैंडल कर रहे हैं, और जहां तक बात है आगे की इन्वेस्टिगेशन की, तो फोरेंसिक टीम ने कंफर्म किया, ऋषभ को किसी स्नाइपर ने शूट किया था। जो बुलेट मिली थी वो स्नाइपर बुलेट थी, गरिमा बोली। साला अब घर में भी सेफ नहीं है, शौर्य बोला। अरे सिक्योरिटी ठीक ही थी, पर स्नाइपर से कैसे बचे, 1 किलोमीटर से भी मार सकता है, अभिषेक बोला। सभी आपस में बात कर रहे थे। यार तेरा भाई ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर, रौनक ने नताशा के कंधों पर हाथ रख कर बोला। हाँ जानती हूँ, भाई को होश आ गया, यही बहुत है मुझे, नताशा बोली। देखना एक बार तेरे भाई खड़े हो जाएंगे, उसके बाद जिसने भी ये किया होगा वो बचेगा नहीं, ध्रुव बोला। हाँ मुझे भी बस उसी दिन का इंतजार है, बस एक बार वो इंसान हाथ में आ जाए, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, नताशा अपनी मुट्ठी भींचती हुई बोली। ऋषभ के डीलक्स रूम में धीरज रूम में खड़ा था और उसके हाथ में बड़ा सा ब्रीफ केस था। उस बर्फ केस में पूरा आदमी समा सकता था, इतना बड़ा था। सभी रूम में खड़े थे और एक दूसरे को देखे जा रहे थे। टीना ने पूछा, सर ये किसके लिए? बाद में, अभी ये बता उस नंबर का पता चला? हाँ सर, टीना बोली। तो बता फिर, मिश्रा बोला। सर ये किसी पुराने कोल्ड स्टोरेज का लैंडलाइन नंबर है जो अभी बंद है, दिल्ली से बाहर नॉर्थ साइड पर 20 किलोमीटर दूर है, टीना बोली। यानी क्या वहां हो सकती है? ऋषभ कुछ सोचता हुआ बोला। हाँ भी और नहीं भी, टीना ने कहा। पर रिस्क नहीं ले सकता, ऋषभ बोला। तो आप क्या करना चाहते हो? टीना बोली। डॉक्टर अभिमन्यु को बुला, वो भी पीछे के रास्ते से ऊपर बुला, और मिलना किसी को पता ना चले, ऋषभ ने कहा। टीना को अंदाजा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने ऋषभ की बात मानी और ठीक वही किया जो ऋषभ ने कहा था। अभिमन्यु को काफी ज्यादा अजीब लगा था टीना की बात सुनकर, पर बॉस तो बॉस ही होता है, और हॉस्पिटल का बॉस तो बस ऋषभ ही था, तो उसकी बात कोई नहीं टाल सकता था। अभिमन्यु पीछे के रास्ते से ऊपर आया और सीधा रूम के अंदर आकर खड़ा हुआ। आते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
ये क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? अभिमन्यु ने देखा मिस्टर सिंघानिया अपने बैग से नीचे उतर कर खड़े थे और हाथ में लगी वी लाइन खींचकर निकाल दी थी। अच्छा हुआ आप आ गए, जल्दी से ये गले की लाइन निकाल दीजिए। आप पागल हो गए हैं क्या मिस्टर सिंघानिया? अभिमन्यु पास आते हुए बोला। देखिए इन सब बातों का जरा भी वक्त नहीं है मेरे पास, ऋषभ बोला। देखिए जनता हूँ आप बीसी है मगर आपका डॉक्टर होने के नाते मैं आपको डिस्चार्ज नहीं दे सकता, इट्स अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, अभिमन्यु बोला। मेरी बीवी किडनैप हो गई है, ऋषभ गुस्से से बोला। रूम में सन्नाटा छा गया। सब खामोश थे, ऋषभ की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। प्लीज, ऋषभ शांत होकर बोला। देखिए मैं वापस आ जाऊंगा, पर अभी के लिए थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, ऋषभ रिक्वेस्ट करते हुए बोला। सभी ऋषभ के बिहेव से हैरान थे। जो ऋषभ को जानता था उन्हें पता था कि ऋषभ सिंघानिया ऑर्डर देता था, रिक्वेस्ट करते हुए आज पहली बार ऋषभ को देखा था। अभिमन्यु आगे आया और ऋषभ को बेड पर बिठा दिया और फिर सर्जिकल नाइफ से सीवीपी लाइन के जो स्टिच थे उन्हें निकाल दिया, फिर सीधा प्रेशर बैंडेज अप्लाई कर दिया, फिर कैथेटर निकाल दिया। पेन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, जब दवाई का असर खत्म होगा। और जो आप कर रहे हैं वो काफी रिस्की है, आपकी जान जा सकती है। आपके घर वाले बाहर बैठे हैं, क्या जवाब दूंगा मैं? अभिमन्यु बोला। आप यही रहेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई अंदर ना आए। मैं 2 या 3 घंटे में आ जाऊंगा, ऋषभ बोला। ठीक है, जब आपने मन बना ही लिया है तो मैं क्या कहूँ फिर? अभिमन्यु बोला। कुछ मत कहिए, बस एक काम कर दीजिए, ऋषभ बोला। कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे 3 या 4 घंटे तक दर्द का एहसास न हो, ऋषभ बोला। वेट बोलकर डॉक्टर अभिमन्यु ने ड्रॉवर खोला और एक पैच निकाला। ये क्या है? ऋषभ ने पूछा। डॉक्टर अभिमन्यु ने जवाब दिया, ये मोर्फिन का पेच है, इसे मैं आपके राइट साइड चेस्ट पर लगाऊंगा जिससे आपको दर्द कम महसूस होगा, अभिमन्यु ने कहा। ठीक है फिर, ऋषभ बोला। डॉक्टर अभिमन्यु ने पैच लगा दिया। ऋषभ ने धीरज को इशारा किया और इशारा मिलते ही धीरज ने ब्रीफकेस खोल दिया। अब मजा आएगा, बोलकर ऋषभ ने अपने कपड़े निकाल दिए। टीना ने मुंह फेर लिया। धीरज और मिश्रा ने मिलकर वो सूट बाहर निकाला। ऋषभ उस सूट को पहनने लगा। आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था मैंने, अभिमन्यु बोला। तभी ऋषभ ने सूट की दोनों तरफ कमर पर जो पतली सी डोरी थी वो खींची और सूट पूरा सिकुड़ गया और ऋषभ के बदन पर आकार लेते हुए चिपक गया। उसके एब्स भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे, हर एक मसल उभर कर दिख रखा था। को ब्लैक सूट था, वो काफी ज्यादा यूनिक सूट था। ऋषभ के जूते भी यूनिक थे और सूट के साथ एक मेटल वायर से कनेक्ट थे। हाथ में एक एलईडी स्क्रीन थी जो ऋषभ को डाटा दिखा रही थी। ऋषभ विंडो के पास गया। गाड़ी की चाबी दो, ऋषभ बोला। टीना ने चाबी दी। ऋषभ ने विंडो खोली। क्या आप जंप करने वाले हैं? अभिमन्यु हैरान था। नहीं, मैं बस देख रहा हूँ, ऋषभ बोला। फिर आसपास देखकर ऋषभ रूम के बाहर निकला। संभाल लेना, बोलकर ऋषभ नीचे की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ वेयरहाउस में किया बस चुप होकर चेयर पर बंधी हुई थी। सभी लोग उसे हवस की निगाह से देख रहे थे। आज तक किया को खुद पर इतनी गिन नहीं आई थी जितनी अब आ रही थी। ऋषु, वो बस याद करके इतना ही बोली। नहीं आने वाला वो यहाँ, और सुबह तक हम सब यहाँ से दूसरे ठिकाने पर चले जाएंगे। उसके बाद तो पुलिस चाहकर भी हमें ढूंढ नहीं पाएगी, समझी? राधिका बोली। हाँ, बस एक बार तुझे छूने का मौका मिल जाए, चंपक बोला। छू लेना, मैं भी तेरी मदद कर दूंगा, पर तब जब इसके शौहर ने पैसे नहीं भेजे तब, रिजवान बोला। तू यार पूरा मजा बिगा देता है, चमक बोला। बे तो काम पे ध्यान दे, दूर से मजे ले, समझा? किसी और की बीवी है, अपना कोई हक नहीं, पांडु बोला। हाँ हाँ जानता हूँ, चमक बोला। करीब आधा घंटा हो गया था। किया बस चुप होकर सभी को देखे जा रही थी। देखो प्लीज जाने दो मुझे, मेरे पति हॉस्पिटल में है, उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा, उन्हें मेरी जरूरत है, आपको पैसे मिल जाएंगे, किया बोली। कितनी भोली है तू, सच में ऋषभ सिंघानिया की भोली भाली सती सावित्री जैसी बीवी, काफी किस्मत वाला है वो, राधिका बोली। चलो अब रात के 1 बज चुके हैं, निकलना होगा, इसे भी साथ ले लो। इसने लैंडलाइन से कॉल किया था, कहीं पुलिस आ गई तो लेने के देने पर जाएंगे, कालिया बोला।
हाँ बॉस, सही कहा। ऊपर से ऋषभ सिंघानिया की बीवी पर हाथ मारा है। सुबह तक पूरे दिल्ली की पुलिस कुत्तों की माफिक अब उनके पीछे पड़ेगी। कोई सबूत नहीं छोड़ सकते इधर, पंकज बोला। हाँ तो उसीलिए बोल रहा हूँ, जल्दी चलो, कालिया बोला। राधिका किया के पास गई। चल, तुझे दूसरी जगह लेकर जाना है। राधिका ने किया को उठाने की कोशिश की। नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम सब जाओ, मैं नहीं आऊंगी, किया जिद करते हुए बोली। साली कुत्तिया, बाल खींचकर राधिका ने एक के बाद एक लगातार 2 थप्पड़ किया के चेहरे पर मार दिए। उसका चेहरा लाल हो गया था, चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान छप गए थे। किया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ऋषु, वो बस इतना ही बोल पाए। चल यहाँ से, राधिका किया को खींचती हुई बीच में जो आधी दीवार टूटी हुई थी वहां लेकर आई। तभी सभी को गाड़ी की आवाज सुनाई देने लगी। बे, ये गाड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं पुलिस आ तो नहीं गई ना? कालिया ने पूछा। नहीं बॉस, रंगीला बोला। अपना सॉलिड कनेक्शन है, अभी तक पुलिस को पता भी नहीं कि किया सिंघानिया किडनैप हुई है, रंगीला ने बताया। चंपक, रिजवान देखो तो, कालिया बोला। गाड़ी की आवाज तेज होने लगी। दोनों बड़े से लकड़ी के दरवाजे की तरफ गए, उसे दीमक ने खोखला कर दिया था। वो पास गए ही थे कि अचानक ही दरवाजा तोड़कर गाड़ी अंदर घुस आई। वो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी। अचानक ही वेयरहाउस में भूचाल आ गया था। शांत जगह शोर से गूंज उठी थी। किया हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगी। वही चंपक और रिजवान का तो मानो कलेजा मुंह में आ गया था। कालिया, रंगीला, पांडु और राजू के वही तोते उड़ गए। राधिका भागकर अपनी शॉटगन लेने दूसरी तरफ बाहर चली गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गाड़ी रुकी, अंदर से एक आदमी नीचे उतरा। सभी उस आदमी को देखकर हैरान थे। ऋषु रोती आवाज में बोली, कैसी हो मेरी तबाही? ऋषभ मुस्कुराता हुआ बोला। आज पहली बार किया को ऋषभ के मुंह से खुद के लिए तबाही सुनकर अच्छा लग रहा था। ये इधर कैसे आया? मारो साले को, कालिया बोला। सभी गन निकालकर ऋषभ पर गोली चलाने लगे। किया दीवार के उस तरफ जा, ऋषभ के बोलते ही किया दीवार की दूसरी तरफ चली गई। उसने फिर ऋषभ को देखा। ये क्या पहना हुआ है? किया ने देखा, ऋषभ ने अजीब सा ब्लैक सूट पहना हुआ था। मस्त है ना? नैनो सूट है। नैनो टेक्नोलॉजी का नाम तो सुना ही होगा, पूरा नैनो फैब्रिक से और कार्बन मेटल से बना है, ऋषभ मुस्कुराता हुआ बोला। किया ने देखा, सभी ऋषभ पर गोली चला रहे थे। आउच! ऋषभ ने हाथ ऊपर कर दिया था और आराम से चलकर किया के पास आ रहा था। क्या हुआ तुझे? ऋषभ ने पूछा। आपको क्या हुआ है और ये क्या है? प्लीज अंदर आ जाए, किया काफी डरी हुई थी। अरे कुछ नहीं होगा, फर्स्ट प्रोटोटाइप है, इंडियन आर्मी के लिए अभी काफी मॉडिफिकेशन करने बाकी है, 5 या 6 साल लग जाएंगे, ऋषभ बोला। ये मर क्यों नहीं रहा साला? कालिया हैरान था। बॉस, इसने कुछ पहना हुआ है, साला कुछ तो गड़बड़ है, कोई आर्मोर जैसा लग रहा, रंगीला बोला। तभी राधिका वहां आई और बोली, ऋषभ सिंघानिया, अब तू गया। राधिका की बात सुनकर ऋषभ पलटा, तभी राधिका ने अपनी शॉटगन से फायर किया। एक बड़ी सी आवाज के साथ एक साथ 6 से 7 गोली ऋषभ के सीने पर आकर लगी। ऋषभ एक झटके के साथ पीछे दीवार से टकराया। दीवार का वो हिस्सा जहां ऋषभ टकराया वो पैर जितना ही था, जिस वजह से ऋषभ का बैलेंस बिगड़ा और वो किया के पास दूसरी तरफ जा गिरा। किया चीखी। ऋषु, उद्धरण चिन्ह, साला अब तो मारा ही समझो, कालिया बोला। हाँ बॉस, राधिका की शॉट गन से तो आर्मोर भी टूटकर बिखर जाते हैं, फिर ये क्या चीज है? रंगीला हंसता हुआ बोला। आई होप आपको मजा आएगा। थोड़ा सा साई-फाई की जैसे डाला है, प्लीज स्टोरी है, स्टोरी की तरफ ही देखिए एंड एंजॉय। प्लीज अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फिर सपोर्ट गाइस। कल के लिए देखते रहिए, वेट कीजिए एंड प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए आपके फेवरेट एपिसोड का जिसे आप देखना चाहते हो। पर सब कुछ काट कर ऐसे ही बीच में नहीं ला सकते, स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, वरना आप ही बोलोगे कि समझ नहीं आया।